हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपरफास्ट रिवीजन सेट स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 54। इससे पहले ऑलरेडी रिवीजन के 53 सेट्स अपलोडेड हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ वैसे बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे जो एसआई एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे घटना चक्र का वीडियो आप लोगों को मिलेगा, करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ वैसे बहुत सारे पीटी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी जाकर देखिए। वो सब जो है वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नया चेयरमैन सह सीईओ किन्हें बनाया गया है। तो यह बनाया गया सुनीत शर्मा को। सुनीत शर्मा जो हैं वो बीके यादव का स्थान लिए हैं। इससे पहले बीके यादव थे जो कि रेलवे बोर्ड के पहले चेयरमैन थे और जिनको कि इंजीनियर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। लेकिन अब पूछ रहा है किसने नए नियुक्त हुए हैं, तो नए नियुक्त हुए हैं सुनीत शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनीत शर्मा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो यह किया गया है राजकमल झा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकमल झा। राजकमल झा का एक उपन्यास है द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी, इसी उपन्यास के लिए इनको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। और यह जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी, यह उपन्यास जो है वो जो 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसी निर्भया कांड से यह जो पुस्तक है वो संबंधित है। आगे कह रहा है कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो मानव विकास सूचकांक 2020 में जो जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान जो है वो है 131वां। प्रथम स्थान जो है वो है नॉर्वे का और अंतिम स्थान जो है वो है नाइजर का। वहीं अगर हम लोग यूएनडीपी की बात करते हैं यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1965 में और हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो है वो भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। तो यह जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो नर्मदा नदी है उस पर जो ओमकारेश्वर बांध है वहीं पे 600 मेगावाट वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से एक चीज़ और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है वो दलहन, सोयाबीन, हीरा, तांबा ये सब के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट कह रहा है द पुस्तक द टाइटल ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। और यह जो दलाई लामा है वो मानव में खुशियों को कैसे बढ़ाया जाता है, मतलब आपकी ज़िंदगी में कैसी खुशहाली बढ़ेगी उसी को समझाने के लिए यह पुस्तक में अपने जो शब्द हैं वो साझा किए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में शीशे का दूसरा पुल जो है वो बिहार के किस शहर में बनाया गया है। तो यह जो है वो बिहार के राजगीर में बनाया गया है जो कि 6 फुट चौड़ा और 85 फुट लंबा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा भारत में शीशे का दूसरा पुल, पहला पुल कहाँ है। पहला पुल जो है वो सिक्किम के पेलिंग में बनाया गया था। ठीक है, राजगीर से एक चीज़ और याद रखिएगा, राजगीर में 5वां धर्म सम्मेलन 2020 का भी आयोजन किया गया था। आगे कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है। तो पीएम वाणी योजना का संबंध जो है वो वाईफाई सुविधा से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई सुविधा से। इस योजना को प्रधानमंत्री जो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव है इसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। तो पराक्रम दिवस जो है वो हर साल 23 जनवरी को मनाया जाएगा और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से याद रखिएगा, इन्होंने जय हो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा भी दिया था। नेक्स्ट कह रहा है भारत में पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो भारत में पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट कह रहा है फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं। तो फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है जिहान दारूवाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि
किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मई को मनाया जाता है। वहीं याद रखिएगा 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च को पृथ्वी विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एक अमेरिका की कवित्री हैं जिनका नाम है लुइस गुलिक, तो इन्हीं को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस गिल्क। नेक्स्ट कह रहा है कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो 2022 में होगा 19वां एशियाई खेल, ठीक है, और उसका आयोजन जो है वो होंगझू चाइना में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये बात कर रहा है 19वां एशियाई खेल जो कि 2022 में होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा जो 20वां एशियाई खेल है जो कि 2026 में होगा वो नगोया जापान में होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो युद्ध अभ्यास है वो किसके किसके बीच आयोजित किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप और ब्रज प्रहार भी आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2021-22 में कितने उम्र से अधिक व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है? तो अब 75 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को कर से छूट प्राप्त हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 75 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन जो है वो सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। वहीं विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जो है वो 1971 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BACA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है वो अमेरिका के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के साथ किया है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका के बीच जो तीसरे 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है, उसी दौरान दोनों देश के बीच यह जो BECA बेसिक एक्सचेंज एवं कॉरपोरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किया गया था। अमेरिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, यहाँ के करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। कह रहा हाल ही में डॉक्टर बी सांता का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर बी सांता जो है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे, तो इनका संबंध जो है वो चिकित्सा से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये चीज़ और याद रखिएगा डॉक्टर बी सांता को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, साथ ही साथ 1986 में पद्मश्री और 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट कह रहा बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव जो कि कलरव है वो किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये जमुई के नागी नकटी पक्षी बिहार में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को पक्षियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जमुई में। नेक्स्ट कह रहा है S-400 क्या है? तो S-400 क्या है? एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जो कि भारत जो है वो रसिया से लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, S-400 जो है वो एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जो कि भारत रसिया से ग्रहण किया है। नेक्स्ट कह रहा है US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब जो है वो किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? तो US ओपन 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें महिला एकल का विजेता जो है वो नाओमी ओसाका थी। और अच्छा एक चीज़, नाओमी ओसाका जो 2020 में बनी है महिला एकल की खिताब की विजेता, वो किसको हराकर बनी है? तो यह जो था वो बेलारूस की विक्टोरिया आंजेरेका को हराकर बनी है। बेलारूस की हैं, उनका नाम है विक्टोरिया आंजेरेका, उनको हराकर यह खिताब जो है वो अपने नाम किए हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, US ओपन 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुरुष एकल के विजेता जो थे वो डोमिनिक थिएम थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। आगे कह रहा है कि वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन जो है वो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो यह जो है वो सऊदी अरब की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब की अध्यक्षता में। यह जो था वो 15वां G20 देशों का शिखर सम्मेलन था। ठीक है, याद रखिएगा 16वां जो होगा वो 2021 में इटली में होगा। ठीक है, 17वां जो होगा वो इंडोनेशिया में होगा और 18वां इंपॉर्टेंट है जो कि 2023 में हमारे प्यारे देश भारत में होगा।
नेक्स्ट कह रहा सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल से याद रखिएगा, केरल जो है वो नमथ बसई कार्यक्रम और वन स्कूल वन IAS योजना भी चला रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है? तो यह किस वर्ष तक किया गया है? 2022 तक किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2022 तक। नेक्स्ट कह रहा है भारत का कौन सा हवाई अड्डा जो है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह जो है वो है पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन देखिए, जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सबसे अगर रिएक्ट करता है तो इनके बीच इनके यौगिकों के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं कि HF हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, HCN हो गया, ये सब में क्या है, हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। यहाँ आपसे लेकिन पूछ रहा है कि नहीं पाया जाता है किस में? तो H2S हो गया, HCl हो गया, ये सब में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, H2S। आगे कह रहा है कि लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो लूनर कास्टिक के नाम से किसको जाना जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नाइट्रेट को जो है वो लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब पता ही है कि AgNO3 है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं तो ये AgCl है, और सिल्वर आयोडाइड की बात करते हैं तो ये AgI है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से एक चीज़ याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का जो उपयोग है वो मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर लगाए जाने वाली स्याही को बनाने में भी किया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, किसी परमाणु के जो बाह्यतम यानी वैलेंस जो और आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उस इलेक्ट्रॉन की बंधुता कहलाती है, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे अधिक होती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 17, और यह जो है वो येलो ग्रीन गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि ग्रीनोकाइट जो है वो किसका यस्क है? तो ग्रीनोकाइट जो है वो कैंडियम का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडियम। कैंडियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, और सबसे बड़ा अगर भारत में उत्पादक देश राज्य की अगर बात करते हैं तब आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आगे कह रहा है गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। तो गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं तांबा, जिंक और टीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा, जिंक और टीन। तांबा जिसमें होता है 88%, जिंक जो होता है वो लगभग 2 से 4%, और टीन जो होता है वो लगभग 8 से 10% होता है। आगे कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग जो है वो गहरा नीला हो जाता है? यह बात कर रहा है कोबाल्ट ऑक्साइड की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा CaO यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड। इसका उपयोग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड का, ये सिरेमिक इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह जो है वो यूरोपा हो गया, आयो हो गया, गैनीमीड हो गया, अल्मीथिया हो गया, यह सब जो है वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और जुपिटर जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। नेक्स्ट कह रहा है कि शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो शरद विषुव की स्थिति जो होती है वो 23 सितंबर को होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर। देखिए, आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे कि देखिए 2 डेट पढ़े होंगे, एक होगा 21 मार्च और एक होगा 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, और ऐसी स्थिति में जो होता है वो दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है, और दिन और रात की जो अवधि के बराबर रहने पर ऋतु के समानता के कारण इसे विषुव या सम दिन रात कहते हैं। 21 मार्च वाले दिन को हम लोग बसंत विषुव की स्थिति कहते हैं, और 23 सितंबर वाले स्थिति को शरद विषुव की स्थिति कहते हैं। यहाँ आपसे शरद विषुव पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा 23 सितंबर। अगर यही बसंत विषुव पूछेगा तब आपका आंसर होगा 21 मार्च। आगे कह रहा है मेयाना ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? तो मेयाना हो गया, माउंट ताल हो गया, माउंट पिंटोबो हो गया, यह सब जो है वो फिलीपींस में स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। फिलीपींस से आप लोगों को पता ही होगा ये एशिया महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो है वो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है मलक्का जल संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मलक्का जल संधि। वहीं अगर हम लोग सुंडा जल संधि की बात करते हैं तो सुंडा जल संधि जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को, यूकाटन जल संधि की बात करते हैं तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को, और पाक जल संधि की बात करते हैं तो पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। आगे कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है, जो कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है अलास्का की धारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलास्का की धारा जो है। अच्छा, पूछ रहा है नहीं है ना, हाँ तब अलास्का की धारा होगा, क्योंकि प्रशांत महासागर का ये गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा नहीं है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि कैलिफोर्निया धारा, पेरूवियन धारा की अगर हम लोग बात करते हैं, और तो यह जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको कि हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। आगे कह रहा है भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? देखिए, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछ रहा है, तो वो है कौन? केप कैमरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केप कैमरिन। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट की, जो कि भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो अगर मुख्य भूमि नहीं पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसको कि पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा जो है वो नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा जो है वो भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है, म्यांमार से नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। आगे कह रहा है कि मुलिंगला दर्रा जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो मुलिंगला दर्रा हो गया, माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, यह लिपुलेख दर्रा हो गया, ये सब जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है। वहीं मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर से याद रखिएगा तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम से याद रखिएगा नाथुला दर्रा, लेपला दर्रा, यह जो है वो सिक्किम में स्थित है। कह रहा टोन्स जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो टोन्स जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। वहीं याद रखिएगा चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, हिंडन हो गया, रिहंद हो गया, ये सब भी जो है वो यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे कह रहा है कि दुग्ध धारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो दुग्ध धारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर। देखिए, दुग्ध धारा, कपिल धारा और धुआंधार, ये तीनों जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। वहीं नर्मदा नदी की अगर बात करते हैं तो यह रिफ्ट वैली से होकर बहती है और यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है, और इसका उद्गम जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। आगे कह रहा है कि निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो यह जो है वो गाय की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय की। गाय की और कुछ नस्लें याद रखिएगा, जैसे गिर हो गया, साहिवाल, राठी, थारपारकर, मालवी, जर्सी, पोबार, यह सब जो है वो गाय की प्रमुख नस्लें हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस लौह यस्क में लोहे का अंश जो है वो सर्वाधिक होता है? तो लोहे का अंश जो है वो सर्वाधिक होता है मैग्नेटाइट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश जो है वो 72% तक होता है। उसके बाद होता है हेमेटाइट में, उसमें 60 से 70% तक। फिर लिमोनाइट में होता है 40 से 60% तक, और उसके बाद फिर होता है सीडेराइट में, वो होता है 40% तक। आगे कह रहा है भारत का कौन सा राज्य जो है वो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कौन करता है? राजस्थान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान से याद रखिएगा, राजस्थान जो है वो चांदी और कच्चा तेल, ये दोनों का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का।
आगे कह रहा है शक्ति की बीमा क्या है, तो शक्ति की बीमा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि ध्वनि का तारतम्य जो है वो निर्भर करता है उसके, तो ध्वनि का तारतम्य यानी कि पिच की बात कर रहा है। तो देखिए तारतम्य जो होता है वो ध्वनि का एक ऐसा गुण होता है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली है या मोटी है यह समझी जाती है, और पतली ध्वनि का तारतम्य जो है वो अधिक होता है और मोटी ध्वनि का तारतम्य जो है वो कम होता है। और तारतम्य निर्भर किस पर करता है, यह जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे कह रहा है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो सोडियम परावर्तक लैंपों में भी किया जाता है। आगे कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग जो है वो अंदर की ओर होता है। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा भिपजौर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, यहाँ अंदर की ओर पूछ रहा है। तो सब आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह आपसे पूछ रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पे कौन है, एक्स के तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है वो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। आगे कह रहा है कि दृश्य विकिरण की खोज जो है वो किस वैज्ञानिक ने किया था, तो दृश्य विकिरण का जो खोज है वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो लगभग 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। आगे कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो संविधान का अनुच्छेद 1 यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ केवल राज्य सम्मिलित हैं, केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्य। आप लोग पढ़े भी होंगे कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, यह घोषणा करता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है, तो यह संविधान के भाग 3 को दिया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 12 से 35 तक विवरण है और इसमें मूल अधिकारों का विवरण जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है संसदीय प्रणाली में शून्यकाल जो है वो किसकी देन है, तो शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है वो 1962 में जारी किया गया था शून्यकाल। और शून्यकाल जो होता है उसमें संसद सदस्य जो है वो बिना पूर्व सूचना के मामले जो हैं वो उठा सकते हैं, और यह जो है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। नेक्स्ट कह रहा है तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन जो है वो कब किया गया था, तो राज्य मन्नार समिति का गठन जो है पहले तो यही याद रखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए किया गया था। और कब किया गया था, 1970 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ, तो राष्ट्रीय आपातकाल पहले तो याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, ठीक है, और अब तक 3 बार, कब कब, 1962, 1971 और 1975। यहाँ पूछ रहा कब नहीं हुआ, तो कब नहीं हुआ, 1965 में नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार जो थी वो किया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी मंडल। नेक्स्ट कह रहा है कि सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य जो है वो कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों से अनुपस्थित अगर रहता है तो सदन जो है वो उसका पद जो है वो रिक्त घोषित कर सकता है। तो यह जो है वो देखिए, कोई भी सदस्य जो है वो सदन की अनुमति के बिना अगर 60 दिन की अवधि से कम समय के लिए अधिक समय के लिए 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए अगर सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन जो है वो उसका पद जो है वो रिक्त घोषित कर सकता है। आगे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा है जो वो संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, तो यह कर सकता है अनुच्छेद 249 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की अवधारणा जो है वो किस समिति द्वारा दी गई, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो अवधारणा है वो लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था,
तो भारत में पहली बार जेंडर बजट जो है वो 2005-06 में प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 आयाम होते हैं इसको, जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। उसमें होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह। ठीक है, इसमें खुशहाली का जिक्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खुशहाली। कह रहा अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। तो ये सेवाओं का निर्यात जो होता है वो अदृश्य निर्यात कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट कह रहा शारदा अधिनियम किससे संबंधित था। तो शारदा अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो 1930 में जो डॉक्टर हरबिलास शारदा थे उन्हीं के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून लाया गया था, जिसको शारदा अधिनियम कहा गया। और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष थी और लड़कों की विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह। नेक्स्ट कह रहा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो यह किया गया था 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता का 1906 अधिवेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी 1940 में किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1940। नेक्स्ट कह रहा है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो त्रिपुरी संकट कब, देखिए 1939 में आप लोगों को याद होगा कि त्रिपुरी में सम्मेलन हुआ था और उसके बाद त्रिपुरी सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और उसी के बाद फिर त्रिपुरी संकट होता है और राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किस वेद से संबंधित है। तो शतपथ जो है वो अजुर्वेद से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अजुर्वेद। अजुर्वेद से याद रखिएगा, अजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कथा सारित्य सागर के रचयिता कौन थे। तो इसके रचयिता थे सोमदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमदेव। और इस रचना से हमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित था कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। यह जो है वो अभी इसका प्रेजेंट जो स्थिति है वो है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं धौलावीरा की, तो धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे है। चहुंदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे और बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट कह रहा उदायीन जो है वो किस वंश का शासक था। तो उदायीन जो है वो हर्यक वंश का शासक था और जिसने कि पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। नेक्स्ट कह रहा गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था। तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। और लाहौर से ही इसने अपने संचालन किया था और इसने गुलाम वंश की स्थापना भी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार की नींव भी डाला था। साथ ही साथ याद रखिएगा इसकी फिर मृत्यु हो जाती है जब ये घोड़े से गिर के चौगान खेलते के समय। आगे कह रहा है दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन जो है वो किसने किया था। तो दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन जो है वो बलबन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो तारीख़ फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी। एक और फिरोज शाही से इंपॉर्टेंट बुक है वो याद रखिएगा, तो वो है फतुहात फिरोज शाही। ठीक है, यह है तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, और एक है फतुहात फिरोज शाही जो कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। नेक्स्ट कह रहा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जो है वो किस वर्ष की गई। तो सांप्रदायिक पंचांग की जो घोषणा है, मतलब कॉमनियल अवार्ड की अगर बात कर रहा है, जिसको कि हम लोग मैकडोनल्ड अवार्ड के भी नाम से जानते हैं, तो यह जो इसकी घोषणा है अगस्त 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्हीं के द्वारा कॉमनियल अवार्ड की घोषणा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1932।
नेक्स्ट कह रहा है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो खेड़ा का युद्ध जो है वो 1707 ईस्वी में हुआ था साहू एवं ताराबाई के बीच, जिस युद्ध में साहू की विजय होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1707। 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु भी होती है, याद रखिएगा। एक यह है खेड़ा का युद्ध, एक है पाल खेड़ा का युद्ध, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है पाल खेड़ा का युद्ध जो कि 1728 में हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। तो यह जो है वो अमीबा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अमीबा। नेक्स्ट कह रहा सरसों जो है वो किस कुल का पौधा है। तो सरसों हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, ये सब जो है वो क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं mg से। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिवलनी कपाट जो है वो पाया जाता है। तो यह जो है वो दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच पाया जाता है। आगे कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। यह बात कर रहा है सेरेबेलम की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम। नेक्स्ट कह रहा है कि पायरोडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो पायरोडॉक्सिन किसका है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, जिसके कमी से क्या होता है, जिसके कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B6। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका जो है वो स्थापित की गई थी। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका जो है वो स्थापित किया गया था भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो कि आगे जाके 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति इसकी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो लोकसभा के आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और यह सामान्यतः लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को चुना जाता है। तो इसका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ ग्रहण करवाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। आगे कह रहा है कि सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है। तो सैन जोस जो है वो किसकी राजधानी है, कोस्टारिका की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कोस्टारिका की राजधानी है। प्यूर्टो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये याद रखिएगा सैन जुआन। होंडारूस की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा तेगुसिगल्पा, और जमैका की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा किंगस्टन। नेक्स्ट कह रहा है दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो दंपा हो गया, थोड़ा टांगलांग हो गया, यह जो है वो मिजोरम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति लागू की। तो भारत सरकार जो है वो वन संरक्षण नीति 1952 में लागू किया था, और फिर इसको जाकर 1988 में संशोधन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1952। कह रहा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। लखनऊ से याद रखिएगा, लखनऊ में ही केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इस विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना है वो 1950 में किया गया था। वहीं अगर हम लोग जेनेवा की बात करते हैं तो जेनेवा में और भी बहुत चीज़ों का हेडक्वार्टर है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यह सब का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है।
तो यह जो है वो असम की है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए असम। नेक्स्ट कह रहा है डेनमार्क की संसद जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। तो डेनमार्क की संसद जो है वो द फोकेटिंग नाम से प्रसिद्ध है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फॉल कटिंग। वहीं पीपुल्स असेंबली की बात करते हैं तो मिस्र की संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। नेसेट की अगर हम लोग बात करते हैं द नेसेट की, तो द नेसेट जो है वो इजराइल की संसद है। कांग्रेस जो है वो अमेरिका की संसद है। पीपुल्स कांग्रेस जो है वो चीन और रूस की संसद है। और नेशनल कांग्रेस जो है वो अर्जेंटीना और मॉरिशस का संसद है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।